इस बात का इतिहास खुद गवाह है कि इस्लामिक योद्धाओं का इतिहास काफ़ी पुराना और निडर रहा है। हो सकता है कि इनकी कहानियाँ आपने स्कूलों और मदरसों में पढ़ी हो। आपको बता दें कि कुछ योद्धाओं के नाम ऐसे हैं जो दुनिया जानती है। तो आइए हम आपको बताते हैं नाम जिन्होंने पूरे विश्व में इस्लामिक साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, आज हम 8 इस्लाम के ऐसे योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इस्लाम को चारों तरफ फैलाया। लेकिन दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि आज मेरे बहुत से मुस्लिम भाई बहन ऐसे हैं जो अपने इस्लाम के इतिहास के योद्धाओं और मुजाहिदों के बारे में नहीं जानते। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इन्हीं मुजाहिदों के बारे में कि वे कौन थे। नंबर 8 पर दोस्तों आज हम बात करेंगे सलाहुद्दीन की। सलाहुद्दीन ने तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ मुस्लिमों का नेतृत्व किया और उनकी तरफ से लड़े। वह मिस्र और सीरिया दोनों देश के सुल्तान रहे। उन्हें अलग अलग मुस्लिमों समुदाय को एक साथ लाने की क्षमता के साथ पेश किया गया ताकि एक संयुक्त लड़ाई संभव हो सके। ईसाइयों को स्वतंत्र रूप से रहने की इजाज़त देना 12वीं शताब्दी के लिए अविश्वसनीय था। उनकी स्थिति में अधिकांश नेताओं ने उनका विरोध किया होता, लेकिन मृत्यु होने से पहले सलाहुद्दीन ने अपनी धन दौलत दान कर दी। उन्होंने सिखाया कि इस्लामी योद्धाओं को धर्मार्थ और दयालु होना चाहिए। आज हम नंबर 7 पर बात करेंगे दोस्तों मलिक अंबर की। मलिक अंबर की कहानी अविश्वसनीय है। एक बच्चे के रूप में गुलामी में बेच दिया गया, लेकिन वह भारत में सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक बना। वह मूल रूप से भारत से था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इस्लामी व्यापारियों को बेच दिया। जब वो बड़े हुए उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और कई बार जीत के लिए कमान संभाली। उन्होंने युद्ध से बाहर अपना मुस्तकबिल बना लिया। कई स्थानीय राजाओं ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए सेना को काम पर रखा। एक बिंदु पर मलिक अंबर भी एक भारतीय राज्य में प्रधानमंत्री बनाए गए। वह मुगल साम्राज्य के साथ अपनी लड़ाई के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जो एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था। दोस्तों, इसी प्रकार आज हम नंबर 6 पर बात करेंगे उस्मान फर्स्ट। उस्मान फर्स्ट इस्लामी योद्धाओं के एक समूह के नेता थे जिन्होंने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क साम्राज्य तेजी से बढ़ता गया, लेकिन वास्तव में इस साम्राज्य ने लगभग 600 साल तक 40 देशों पर राज किया और केवल पहले विश्व युद्ध के दौरान इसका निधन हो गया। यह सब उस्मान के साथ शुरू हुआ। वह एक खानाबदोश जनजाति के नेता थे जिन्होंने किसी प्रकार के राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया था। उन्होंने भारी संख्या में इस्लामी योद्धाओं का फायदा उठाया, जिसमें मंगोलों का अतिक्रमण हुआ। उन्होंने बीजान्टिन साम्राज्य की तेजी से गिरावट की और ताकतों का फायदा उठाया, अपने क्षेत्र को अधिक से अधिक जब्त करने का मौका उतारा। तो दोस्तों, आज हम नंबर 5 पर बात करेंगे महमद विजेता को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल बीजान्टिन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए इसे पूरे यूरोप में झटका लगा। महमद ने किसी भी आपूर्ति को अवरुद्ध करके और अपने सहयोगी दलों की सहायता से शहर को घेर लिया। उसने शहर को बमबारी करने के लिए सबसे सफल तुर्क तकनीक का फ़ायदा उठाया। ओटोमन विशाल तोपों के इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल के खिलाफ उन्होंने उपयोग किया और 21 वर्ष की उम्र में ऐसा किया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने यूरोप में तुर्क साम्राज्य के विस्तार का मार्ग खोल दिया। तो दोस्तों, आज हम नंबर 4 पर बात करेंगे भारतीय शेर टीपू सुल्तान की। 18वीं शताब्दी के अंत में टीपू सुल्तान भारतीय राज्य का सुल्तान था। टीपू सुल्तान एक ऐसे सम्मानित नेता थे जिसे नेपोलियन ने अंग्रेजों से लड़ने में मदद के लिए उन्हें संपर्क किया था। यह सुल्तान को अच्छी तरह से अनुकूल करता है क्योंकि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन काल वाला दुश्मन था। उन्होंने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ रॉकेट हथियारों को उपयोग के लिए उल्लेख किया है, जो कि उनके लिए एक पूर्ण आपदा के रूप में समाप्त हुआ क्योंकि उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए एक विशाल गठबंधन इकट्ठा करने का प्रयास किया, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी सहायता के लिए लगभग कोई भी नहीं आया, अब भी इतिहास के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम नंबर 3 पर बात करेंगे नादर शाह। नादर शाह 1736 और 1747 के बीच फारसी शाह थे। उन्हें ईरानी इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य रणनीति के रूप में याद किया जाता है। यह उस बिंदु तक फैली है जहां कई लोग इन्हें ईरानी नेपोलियन के रूप में देखते हैं। सफल सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के साथ उन्होंने अपने सभी देशों की सीमाओं को विस्तारित करने के लिए मध्य पूर्व के लगभग सभी हिस्सों में फैलाया, लेकिन उनकी सैन्य प्रतिभा अंत तक उनका पतन साबित हुई। उन्होंने युद्ध पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया और साम्राज्य ने अर्थव्यवस्था की संभाल के लिए बहुत तेज़ी से विस्तार किया। तो दोस्तों, आज हम नंबर 2 पर बात करेंगे
इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद, सबसे बड़े योद्धा अली इब्न अबू तालिब की। हजरत अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। उन्हें सबसे शक्तिशाली और सबसे महान इस्लामी योद्धाओं में से एक भी जाना जाता है। प्रारंभिक इस्लाम को कई शत्रुओं के खिलाफ जीवित रहने के लिए सैन्य कौशल की ज़रूरत थी। उन्होंने 656 से 661 ईस्वी तक चौथे खलीफा के रूप में शासन किया और शिया इस्लाम के अनुसार वे 632 से 661 तक पहले इमाम थे। तो दोस्तों आज हम नंबर 1 पर बात करेंगे इस्लाम के सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक सबसे बड़े सैन्य कमांडरों में से एक थे। अपने दुश्मनों को कुचलने में उनकी प्रभावशीलता को देखते हुए वह उस समय के सबसे बड़े सैन्य नेता बने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनजाति के साथ युद्ध में थे जिसमें वह पैदा हुए थे और यह बात उनके सभी सहयोगियों के लिए एक बड़ी बात थी, लेकिन वह उन्हें हर मोड़ पर चकमा देने और अन्य शक्तिशाली अरब जनजातियों के साथ संबंध बनाने में सक्षम थे। अपने दुश्मनों को कुचलने के बाद वह उनके अनुयायियों के लिए दया का भाव रखते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे हजूर मोहम्मद सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आई हो पसंद और लगी हो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।